नमस्कार दोस्तों, सूरज अग्रवाल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज आपके साथ। तो चलो दोस्तों, बात करने वाला है आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो गाइस, जो पार्ट 7 जो चल रहा था इस बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, वो भी कंटिन्यू है, जिसमें टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व एवं समायोजन का। जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो वीडियो है स्पेशल जो है टेट, सीटेट, एचटेट, रीट और संविदा अध्यापक की जो तैयारी करें उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, आपके अंदर एक अध्यापक बनने का जुनून है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वो शैक्षिक प्रगति एवं मूल्यांकन के लिए, छात्रों की स्थिति के लिए, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जो है छात्रों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अभिभावकों को मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, अभिभावक जो होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको जो इस उन्मूलन की आवश्यकता क्यों होती है? वो बालकों की योग्यता एवं रुचि के ज्ञान के लिए जो है अभिभावकों को ज़रूरत होती है, और बालक की त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है, एंड उचित व्यवहार को सिखाने के लिए उनको उन्मूलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से उन्मूलन की जो आवश्यकता होती है, समाज की दृष्टिकोण से हम देखें तो उन्मूलन की आवश्यकता होती है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो है सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ईवी बिंडले के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ईवी बिंडले के अनुसार मूल्यांकन का जो महत्व होता है, यानी कि उसका सारांश क्या होता है, वो आंसर क्या होता है, मतलब क्या होता है, वो शिक्षा नीति में परिवर्तन के लिए और शिक्षा की नवीन योजनाओं के निर्माण के लिए जो है ईवी बिंडले के अनुसार उनका मत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उन्मूलन का जो महत्व है वो सामाजिक दोष के लिए और विद्यालय के सफल संचालन के लिए, अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए, इन सभी के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उन्मूलन का महत्व होता है। ठीक है, कोठारी आयोग के अनुसार उन्मूलन क्या है? उन्मूलन है क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है और शिक्षा प्रणाली का आवश्यक अंग है, जिसे शिक्षा के उद्देश्य के घनिष्ठ संबंध है। इस तरीके से उनका उन्मूलन है। ठीक है, ग्रीन के अनुसार उन्मूलन का प्रयोग किया जाता है। जो ग्रीन वैज्ञानिक है उनके अनुसार जो उन्मूलन का यूज़ किया जाता है वो किस में यूज़ किया जाता है? विद्यालय के कार्यक्रमों की जांच के लिए, शिक्षा सामग्री की जांच के लिए, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक की जांच के लिए जो है उन्मूलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उन्मूलन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी उसका जो टारगेट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट होता है वो क्या होता है? सर्वांगीण विकास के लिए, यानी हर जगह सर्वांगीण जहाँ पर विकास हो उसके लिए। ठीक है, समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से जो आवश्यक होती है वो उन्मूलन की आवश्यकता पड़ती है, समय समय के पाठ्यक्रम के लिए परिवर्तन के लिए। ठीक है, अध्यापक की शिक्षण कुशलता एवं सफलता की जांच के लिए प्रमुख रूप से जो आवश्यक होता है वो मापन की और मूल्यांकन की, इन दोनों की जो है शिक्षण की जो है कुशलता एवं सफलता की जाँच करने के लिए मापन की और मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शैक्षिक मूल्यांकन से संबंधित है? तो वो है ज्ञान है, बोध है और सूचनाएं। इन तीनों का जो है शैक्षिक मूल्यांकन से संबंधित होता है। किसके आधार पर छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन संभव है? किसके अनुसार छात्रों का जो तुलनात्मक जो अध्ययन संभव है तो वो है मूल्यांकन के थ्रू। किसके थ्रू? मूल्यांकन के थ्रू जो है संभव है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में समय लगता है। मूल्यांकन जो प्रक्रिया चलती है यानी ड्यूरेशन उसका होता है वो अधिक समय लगता है उसमें। ठीक है, मूल्यांकन का स्वरूप होता है एक मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों जो है मूल्यांकन का स्वरूप होता है, यानी कि एक तरह से एक रूप समझ के चल सकते हैं हम, रूप मान सकते हैं उसे। ठीक है, तो इस तरीके से मानना है हमें। नेक्स्ट है हमारा, मूल्यांकन के आधार पर छात्र के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, आप बता सकते हैं मुझे? नहीं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। को कम जो है प्राप्त किया जा सकता है भविष्य एवं वर्तमान का। ठीक है, जो संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वो भविष्य का किया जा सकता है, और जो है वर्तमान का किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर का पता किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस तथ्य का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है? तो वो व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुण में,
अभिरुचियां एवं अभिवृत्तियों में, पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया एवं स्वास्थ्य विवरण में, इन सब में जो है व्यापक मूल्यांकन को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन संततम मूल्यांकन का अंग होता है? वो दैनिक मूल्यांकन होता है, साप्ताहिक मूल्यांकन होता है और मासिक मूल्यांकन दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि मूल्यांकन के प्रमुख जो पक्ष हैं, मूल्यांकन के जो प्रमुख पक्ष हैं उनकी बात करें, वो 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों से संबंधित होता है? 3 कौन कौन से हैं? भावात्मक, संज्ञात्मक और कौशलात्मक। कौशलात्मक जो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपसे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे बात करें हम मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष में मूल्यांकन किया जाता है, तो वो ज्ञान और बोध का मूल्यांकन किया जाता है संज्ञात्मक पक्ष में। ठीक है, संज्ञात्मक में ज्ञान व बोध का किया जाता है। प्रधान रुचियाँ एवं मान्यताएं संबंधित होती हैं, भावात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से संबंधित है प्रधान रुचियाँ, जिसे व्यवस्थापन और चरित्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, यांत्रिक कुशलताएं मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो वो है कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं यांत्रिक कुशलताएं। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य कौशलात्मक पक्ष से संबंधित है? तो यांत्रिक कुशलता जो है कौशलात्मक पक्ष से संबंधित है। बैचलर वैज्ञानिक है, उनके अनुसार मापन है क्या है? मूल्यांकन का उपभाग मूल्यांकन की तरह व्यापक। ठीक है, दोनों है। एस स्टीवेंसन के अनुसार मूल्यांकन एक संख्यात्मक ज्ञान होता है। क्या होता है? संख्यात्मक ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब आपसे। अब यहाँ पे जो है मापन का क्षेत्र होता है। मापन का क्षेत्र कितना होता है? सीमित होता है। मापन का क्षेत्र होता है सीमित होता है। ठीक है, सीमित होता है। मापन किया जा सकता है मात्रात्मक रूप से, जो है उसका मापन किया जा सकता है, यानी तौल मतलब मापन किया जा सकता है। ठीक है, मात्रात्मक रूप में। तुलनात्मक अध्ययन किसके द्वारा संभव नहीं है? तुलनात्मक अध्ययन जो है किसके द्वारा संभव नहीं है? तो मापन के द्वारा उसे संभव नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो सकता। मापन में समय लगता है, वो कम समय लगता है। मापन में बहुत ज़्यादा कम समय लगता है। मापन होता है एक निश्चित होता है। मापन कितना होता है? कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, मापन में किसी वस्तु के पक्ष पर बल दिया जाता है, तो एक पक्ष पर बल दिया जाता है, एक पक्ष को फोर्स किया जा सकता है, चला जा सकता है। ठीक है, मापन के क्षेत्र में परीक्षण की तुलना में होता है सीमित, संकुचित होता है। सीमित और संकुचित होता है। ठीक है, सीमित और संकुचित होता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवस्थित खोज की प्रक्रिया किस विद्वान ने माना है? तो मैक ग्रंथी ने माना है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किस सन में माना जाता है? तो 1926 में माना जाता है। ठीक है, 1926 के माना जाता है। ठीक है, बर्किधम में अपनी किस पुस्तक में क्रियात्मक अनुसंधान का वर्णन किया है? रिसर्च फॉर टीयर्स, इसमें जो है उन्होंने इसका वर्णन किया या बात की है। क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का प्रमुख जो सिद्धांत है वो आधुनिक मानव व्यवस्था का सिद्धांत होता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग एक शिक्षक द्वारा किया जा सकता है, तो छात्रों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान में प्रमुख भूमिका होती है वो शिक्षक एवं छात्र की भूमिका होती है। शिक्षक और छात्रों की दोनों की जो है प्रमुख भूमिका होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसमें किया जा सकता है? प्रभावी गृह कार्य के लिए, बर्तनी संबंधी शुद्धता के लिए, कक्षा शिक्षण में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए प्रयोग किया जा सकता है अनुसंधान का। ठीक है, हार्लोड एच एंडरसन के अनुसार जो है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों की संख्या होती है वो 7 होती है। एक कक्षा में शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम विचार किया जाता है कि शिक्षा में कुछ छात्र विलंब से क्यों आते हैं। इस क्रिया से शिक्षक अनुकरण करता है, तो प्रथम सोपान का जो है अनुसरण करता है एक अध्यापक। ठीक है, अनुसंधान प्रस्ताव प्रक्रिया, अनुसंधान का जो कारण होता है वो द्वितीय होता है। हार्लोड एच एंडरसन ने अपनी पुस्तक क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर लिखी थी, जो उसका नाम क्या था? एन
एन इंट्रोलोकेशन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये जो पुस्तक है उसका निर्माण किया था। ठीक है, अनुसंधान प्रस्ताव में शिक्षक द्वारा ध्यान दिया जाता है तो क्रियान्वयन तथा उद्देश्यों का जो है ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक द्वारा परिकल्पनाओं के निर्माण में परिकल्पनाओं की संख्या होती है वो अनिश्चित होती है, जैसे कोई सीमा नहीं, निश्चित कोई कांस्टेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट कैसे, जब अनिश्चित होती है वो कांस्टेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रारूप के अंतर्गत निश्चय किया जा सकता है तो उपकरण एवं आदर्श का, प्रक्रिया का, समय एवं धन का। ठीक है, एनसीईआरटी की प्रयोगशाला शोध, एनसीईआरटी की प्रायोगिक शोध योजना के सोपानों की संख्या होती है वो 13 होती है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य समस्या विश्लेषण से संबंधित है? कारण होता है, साक्षी होता है, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित समस्या विश्लेषण में अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण संबंधी सोपान में कौन सी समस्या अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण से है? तो वो अध्ययन के समय विभिन्न शब्दों की वर्तनी पर ध्यान न देना, गृह कार्य को सही रूप से न करना, छात्रों में शुद्ध ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान में अभाव का पाया जाना, ये जो है होता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है वो समस्या के स्पष्ट एवं वास्तविक रूप की और परिकल्पनाओं के निर्माण में शिक्षण को सर्वप्रथम उन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए जो कि शिक्षक नियंत्रण में होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य संबंधित होता है कक्षा शिक्षण की कार्य पद्धति के सुधार पर। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत समस्या का स्वरूप होता है वो सीमित होता है। ठीक है, और क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को आवश्यकता होती है वो सामान्य प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन किया जाता है वो शिक्षक द्वारा जो है मूल्यांकन किया जाता है, एक टीचर के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होती है वो सामान्यीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र होता है कक्षा तथा विद्यालय होता है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र यानी एरिया। ठीक है, कक्षा और विद्यालय। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता होते हैं, शिक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं और प्रशासक होते हैं। ये तीनों जो होते हैं अनुसंधानकर्ता होते हैं। किस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो कक्षा शिक्षण की कार्य पद्धति के सुधार पर होता है। ठीक है, किस अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र संकुचित होता है तो क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। किस में होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। नेक्स्ट, किस अनुसंधान में समस्या का स्वरूप व्यवहारिक होता है तो वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान में होता है व्यवहारिक। ठीक है, किस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है तो होती है क्रियात्मक अनुसंधान में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का विश्लेषण आधारित होता है वो कारण विश्लेषण पर तथा निरीक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान में समंक संकलन में सर्वाधिक प्रयोग होता है वो निरीक्षण विधि का प्रयोग होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श लिया जाता है वो कक्ष से लिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में संसाधनों का एकत्रीकरण किया जाता है वो शिक्षक द्वारा एकत्रीकरण किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान स्वरूप होता है वो शिक्षक का स्वरूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त जाने की, जाऊंगा तभी तो आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। सूरज दाकरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सूरज दाकरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जल्दी लौटूंगा एक प्यारी सी नई ऐसी ही वीडियो के साथ।